नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जामोफोबिया में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपीएससी आगामी प्रिलिमिनरी एग्जाम को देखते हुए हम लोग विभिन्न संस्थानों के मॉडल टेस्ट पेपर सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी सीरीज में हम लोगों ने अब तक दृष्टि आईएएस संस्थान के 3 पेपर सॉल्व कर लिए थे, यानी 2 जीएस यानी पेपर फर्स्ट के और 1 जीएस सेकेंड यानी सीसेट का। आज जो आपके सामने मैं पेपर लेके आया हूँ वो है जीएस का पेपर संख्या 3 यानी फर्स्ट पेपर का एक्सरसाइज 3 है। तो जरा इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं क्या एप्रोप्रिएट क्वेश्चंस हैं इसमें। पहला क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर बताइए। पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता किस्मों यानी हाई यील्ड वैरायटीज के बीजों के माध्यम से खाद्य उत्पादन को बढ़ाना था। तो ये बात बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य तो अच्छे बीजों का प्रयोग करके उत्पादकता बढ़ाना ही था। ये बिल्कुल बात सही है। नेक्स्ट क्या है, रासायनिक उर्वरकों को कीटनाशकों के उपयोग के न्यूनतम कर रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम किया गया। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हरित क्रांति में रासायनिक उर्वरकों का अधिकतम प्रयोग किया गया है जिससे अधिक से अधिक उत्पादकता बढ़ाई जाए। जैसा कि आप लोग जानते हैं हरित क्रांति 19 हमारी तीसरी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत की गई थी और इसमें आपको ये भारत में खाद्यान्न पर आत्मनिर्भर होने के लिए ऐसा प्रयोग किया गया था। और ये हरित क्रांति के जनक अगर हम भारत में बात करें तो स्वामीनाथन थे, जिनका हाल ही में पिछले वर्ष देहांत हो गया है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर क्वेश्चंस देखें तो पहला जो बात है वो बिल्कुल सही है, जबकि दूसरी बात न्यूनतम नहीं अधिकतम प्रयोग किया गया था। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही होगा? पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा सही होगा। नेक्स्ट क्या है जरा उसे देखते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उदारीकरण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्यमों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था। निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी स्वामित्व पूरी तरह समाप्त हो गया। ठीक है, भारत में आर्थिक सुधारों के संदर्भ में, तो आर्थिक सुधार अगर हम यहाँ पर बात करें भारत में आर्थिक सुधार कब हुए, तो भारत में आर्थिक सुधार वही एलपीजी की शुरुआत हिंदुस्तान में कब हुई, जो आप जानते हैं 1992 में, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे और हमारे वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। तो उन्होंने आर्थिक रिफॉर्म किए थे। तो उसी आर्थिक रिफॉर्म में उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन और लिबरीकरण हमारे देश में शुरू किया गया था, यानी एलपीजी की शुरुआत हुई थी। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो उदारीकरण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के उद्यमों पर लगे प्रतिबंधों को समाप्त करना था। बिल्कुल सही, उदारता का प्रयोग यही था। ठीक है, दूसरा, निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में सरकारी स्वामित्व पूरी तरह समाप्त हुआ। तो पूरी तरह समाप्त हुआ ये कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो आपकी सुधार किए गए थे वो 1991 में किए गए थे, जिसमें सरकारी कंपनियों पर स्वामित्व तो भारत सरकार का ही था, लेकिन उनके कंपटीटर के तौर पर प्राइवेटाइजेशन हिंदुस्तान में शुरू हो गया था। तो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था और आज भी नहीं हुआ है। तो ऑप्शन पेरा हमारा सही है, जबकि दूसरी बात गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर भी सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मानव विकास सूचकांक HDI के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति आय और पोषण सेवन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंतर्गत, यानी यूएनओ के जो एक संस्था है यूएनडीपी, उसके अंतर्गत भारत में मानव विकास सूचकांक की रिपोर्ट प्रत्येक वर्ष जारी की जाती है। ठीक है, और इस रिपोर्ट के क्या क्या इंडेक्स हैं, क्या क्या आयाम हैं, ये हमको यहाँ पर बताने हैं। तो जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, ये इसका क्या होगा? जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एक प्रमुख आपका इंडेक्स है जो इंडिकेट किया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ठीक है, दूसरा सकल नामांकन अनुपात। तो सकल नामांकन अनुपात में यदि हम बात करें तो सकल नामांकन अनुपात यानी शिक्षा के सूचकांक, ये भी इसमें दिया जाता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को, जो स्टूडेंट्स हैं या छात्र हैं, वो कितने स्कूल जाते हैं और उनका जो कि स्कूल जाने के दौरान कितने वर्ष तक स्कूल में रहते हैं, बीच में उनकी संख्या कम तो नहीं हो जाती है, उससे रिलेटेड है। दूसरा पर कैपिटा इनकम, ये भी एचटीआई का इंडेक्स है।
पोषण सेवन यानी न्यूट्रिशन, ये अभी एचडीआई में शामिल नहीं किया गया है, तो ये यहाँ पर शामिल नहीं होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं एचडीआई जो है वो आपके पाकिस्तानी अर्थशास्त्री मेहुल उल हक द्वारा 1990 में और अमृत सेन द्वारा जारी किया गया था पहली बार, और इसमें किसी भी देश की आर्थिक अर्थव्यवस्था को उतनी एप्रोप्रिएट या उतनी सुटेबल या उतनी मानव उत्थान के लिए उतनी उसमें प्रगति नहीं देखी गई जितनी समय के बाद ये कहा गया कि जैसे कोई देश प्रोग्रेस कर रहा है तो उसका आर्थिक लाभ कितने लोगों को मिल रहा है, यानी लोगों का जीवन स्तर कितना उठ रहा है। तो ये जीवन स्तर को उठाने के कुछ पॉइंट्स हैं जो इसमें इंडिकेट्स किए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 पॉइंट्स यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर अगर हम गणना करें तो केवल 3 यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4, भुगतान संतुलन यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। बैलेंस ऑफ पेमेंट के संबंध में निम्नलिखित में विचार करना है, जरा देखिए। पहला, बीओपी सभी आंतरिक और बाह्य व्यापार लेन देन को कवर करता है। बीओपी की अगर हम बात करें तो आंतरिक तो नहीं करेगा। आंतरिक व्यापार क्या होता है? एक देश की सीमा के अंदर ही होने वाला व्यापार, जबकि इसमें ऐसा नहीं है। एक देश ऐसा इसमें नहीं कहा जाता है। इसमें होता है क्या? इसमें एक देश के साथ दूसरे देश के साथ जो व्यापार हो रहा है उसके आपस में क्या बैलेंसिंग है उससे अंतर्गत ये लिया जाता है। बीओपी सदैव किसी के लिए एक निश्चित अवधि में संतुलित कुल बैलेंस टोटल को दर्शाता है। ठीक है, ये बात कुछ हद तक सही है। ठीक है, ये बात सही है। किसी देश के लिए एक निश्चित अवधि में संतुलित कुल बैलेंस को दर्शाता है, क्योंकि इसके लेखांकन की पहचान डिजाइन, जिसका अर्थ है हमेशा संतुलित रहना और आने वाले क्रेडिट में सभी प्रविष्टियों को करना। तो पहला गलत, दूसरा सही। ठीक है, तो यहां पर अगर आप ध्यान से इकोनॉमी के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे तो आप उसके आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा। अभी आपने देखा होगा जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं आपको एक्सप्लेन किए हैं, तो पढ़ने के दौरान ही आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें कौन कौन से पॉइंट्स गलत हैं। तो जरा ध्यान से देखना, क्योंकि इकोनॉमी के क्वेश्चंस आप लोग बहुत गलत करते हैं मित्रों, तो उन्हें ध्यान से पढ़कर हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आगे, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य था सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करना। दूसरा, पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले सोवियत शासन के समाजवाद का अनुकरण करना। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भारत 1947 में आजाद हुआ तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक ऐसी भारतीय अर्थव्यवस्था थी जिसमें असमानताएं थी, गरीबी थी और शिक्षा का भी अभाव था। तो ऐसे में सरकार ने सोचा कि हमें अभी पूरी तरह कैपिटलाइजेशन में नहीं जाएंगे, और सरकार यानी प्रोएक्टिव गवर्नमेंट की बात यहां पर की गई। और प्रोएक्टिव गवर्नमेंट यानी समाजवाद यानी सोशलिज्म यानी लोगों को एक साथ विकास करने की बात यहां पर की गई है। तो सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करना था। तो यहां पर यदि हम बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले सोवियत शासन में समाजवाद का अनुकरण करना। तो जब हमारी अर्थव्यवस्था मिश्रित यानी मिक्स्ड इकोनॉमी बन गई है, और जबकि रूस की अर्थव्यवस्था मिक्स्ड इकोनॉमी नहीं बल्कि सोशलिस्ट इकोनॉमी है, तो यहाँ पर रूस के अनुकरण करना नहीं, हाँ रूस के कुछ चीजों को हमने अनुकरण किया, जैसे नियोजित यानी प्लान्ड डेवलपमेंट यानी नियोजन के द्वारा यानी योजना के द्वारा विकास करने की बात की जाती है। तो इसी के तौर पर योजना आयोग हमारे यहाँ बनाया गया था। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1991 में भारत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था? ए, सार्वजनिक क्षेत्र का सुदृढ़ीकरण, बी, आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, सी, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि, कृषि विकास को प्राथमिकता देना। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा वर्ष 1991 में भारत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य था, तो यहां पर यदि हम देखें तो आर्थिक सुधारों का प्रमुख उद्देश्य क्या था? जैसा कि आप लोग जानते हैं 1991 में भारत में एलपीजी की शुरुआत की गई थी। तो सार्वजनिक क्षेत्र को सुदृढ़ करना, ये बात बिल्कुल है। सार्वजनिक क्षेत्र को जब कंपटीशन हो जाएगा तो सुदृढ़ीकरण होगा। आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, तो आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करना,
दूसरा, विदेशी मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये नौबत या भारत में एलपीजी की शुरुआत करने का मुख्य कारण क्या था, पहले तो इस पर ध्यान देने की जरूरत है। तो इसका मित्रों मुख्य कारण ये था कि भारत में डॉलर यानी विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो गया था और हमें अपना विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ाना था। तो इसमें सबसे एप्रोप्रिएट आंसर या सबसे सुटेबल आंसर मुद्रा आरक्षित निधियों में वृद्धि करना था, यानी ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और उनके उद्देश्यों के संबंध में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। योजना और उनसे रिलेटेड विकास। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना कृषि पर बल दिया गया था, बिल्कुल सही है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना भारी उद्योगों पर फोकस किया गया था, बिल्कुल सही है। तृतीय पंचवर्षीय योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता। तो यहां पर यदि हम बात करें तो तृतीय पंचवर्षीय योजना का भी यही उद्देश्य था। तो यानी तीनों बातें हमारी बिल्कुल सही हैं, तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजकोषीय नीति में सरकारी व्यय और कराधान शामिल होते हैं। सभी सरकारी व्यय का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना होता है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं और कथन 2 कथन 1 की व्याख्या करता है। कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं किंतु कथन 2 कथन 1 की व्याख्या नहीं करता है। कथन 1 सही किंतु कथन 2 सही नहीं। कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा आंसर सही होगा, पहले ध्यान से पढ़िए। राजकोषीय यानी फिस्कल पॉलिसी की सरकारी व्यय और कराधान शामिल होते हैं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं भारत सरकार जो नीति जारी करती है उसे हम फिजिकल पॉलिसी कहते हैं और ये प्रत्येक वर्ष जारी करती है, जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं। यानी राजकीय यानी फिजिकल पॉलिसी यानी आपका बजट। तो बजट में आप जानते हैं क्या किया जाता है, योजनाओं के बारे में बताया जाता है, सरकार की आय व्यय के बारे में बताया जाता है, यानी कराधान के बारे में बताया जाता है। तो पहली बात क्या है, बिल्कुल सही हो जाएगी। दूसरी, सभी सरकारी व्यय का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना। तो यहीं पर आ जाओ। तो आप जानते हैं कि भारत में पैसे मतलब बाजार में पैसे ज्यादा हैं, बाजार में पैसे कम है, यानी लोन जो है यानी भारत सरकार या ये समझिए भारत में बैंकें लोन बहुत तेजी से देने लगी हैं। तो मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है। जब मार्केट में पैसा ज्यादा आ जाता है तो आरबीआई पैसे को सिंचित करती है, सोखती है। कैसे सोखती है? वो रिवर्स रेपो रेट इसको बढ़ा देती है, जिससे आप लोन लेने कम जा पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना ध्यान से? तो यहां पर ये आप देखिए कि एक की तो बात की जा रही है नीतियां बनाने की, तो वो सरकार का काम है। और मार्केट से पैसे को सीखना, सोखना, या मार्केट में पैसा कम है तो पैसे को उड़ेलना, ये आरबीआई का काम है, यानी मॉनेटरी पॉलिसी का काम यही है। तो यहां पर सरकारी में मुद्रास्फीति को कम करना ये सरकार का काम नहीं है, ये आरबीआई का काम है और ये मॉनेटरी पॉलिसी है, मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो पहला कथन सही, दूसरा गलत। तो यही आंसर सी हमारा हो जाएगा। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है और मैं समझता हूं आपको बहुत अच्छी तरह ये चीजें समझ में आ रही होंगी। तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताइए। दूसरा क्वेश्चन है अगला, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यकताओं को दोहरा संपादन आवश्यक है। वस्तु विनिमय प्रणालियां मौद्रिक विनिमय की तुलना में अधिक कुशल होती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो यहां पर देखना है हम लोगों को कौन सा सही है। तो वस्तु विनिमय यानी वॉल्टर सिस्टम प्रणाली के बारे में बताना है। तो वॉल्टर सिस्टम क्या था कि जैसे हम लोग पहले हमारी अर्थव्यवस्था एक बंद क्लोज्ड इकोनॉमी होती है गवर्नमेंट गांव की अर्थव्यवस्था, तो उसमें आप देखते होंगे अगर गांव जाते होंगे या फिर भारत पुराने लोगों से अगर आप रूबरू होते होंगे तो बताते होंगे कि पहले के जमाने में लोग आते थे, हम उन्हें अपना अनाज कुछ दे देते थे और वो हमारे घर का कुछ काम कर जाते थे, ठीक है। या फिर हमें कुछ करना होता था तो उनके पास अनाज के द्वारा हम ले लेते थे सेवा, या फिर उनके द्वारा, या बलदा, जैसे मेरे पास चावल है आपके पास गेहूं है तो हम लोग आपस में लेन देन कर लेते थे। तो ये जो सिस्टम होता है इसे वॉल्टर सिस्टम या वस्तु विनिमय कहते हैं। अब आ जाइए जरा इसके विकल्पों पर। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संपादन आवश्यक होता है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो वस्तु विनिमय के लिए जब मुझे चावल खाने हैं तभी तो मैं आपको गेहूं दूंगा, या आपको गेहूं लेने हैं तभी तो आप मुझे चावल देंगे। बात समझ में आ रही? तो दोनों की आवश्यकताएं होनी चाहिए, ये बात बिल्कुल सही है। वस्तु विनिमय प्रणालियां मौद्रिक विनिमय की तुलना में अधिक कुशल नहीं, ये कुशल नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब आपको चावल खाने हो या मुझे गेहूं खाने हो तब आपका भी वही मन हो रहा हो।
तो इच्छा शक्ति यहाँ पे अलग अलग है। लेकिन मैं आपसे पैसे देकर गेहूं चावल या जो भी खरीदता हूं, तो वो आप उन पैसों का प्रयोग किसी दूसरी की जगह भी कर सकते हैं, तो वो ज्यादा कुशल है, यानी करेंसी का प्रयोग करना ज्यादा सुटेबल है। तो जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा M1 M2 M3, ये जो आपके मॉनिटरिक हैं, जो आपकी आरबीआई बताती है कि कौन कौन से एप्रोप्रिएट हम सिम्टम्स यूज करते हैं, कौन कौन सी मुद्राएं यूज करते हैं, तो मुद्रा ज्यादा सुटेबल है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो जाएगा, गलत है। पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मुद्रा के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। मुद्रा विनिमय के माध्यम से लेखा की इकाई तथा मूल्य संचय के रूप में कार्य करती है। 2, लेखा की इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि यह सभी वस्तुओं की सेवाओं को मूल्य को मानकीकृत करती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो यहां पर यदि हम समझें, पहले मुद्रा विनिमय के माध्यम से लेखा की इकाई तथा मूल्य संचय के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल, जो मुद्रा संचय होती है, मुद्रा मार्केट में कितनी है, इसका हम इसी से करते हैं। तो पहली बात बिल्कुल सही है। लेखा की इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मानकीकृत करती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, एमआरपी टाइप। ठीक है, तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11, क्या है जरा उसे देखते हैं। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। कौन से कथन सही हैं। पहला, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित में से पहला कथन सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य का मापन करता है। बिल्कुल बात सही है, ज्योग्राफिकल की बात यहां पर की जाती है। दूसरा, इसमें देश के भीतर विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल है। तो ये दोनों बातें मित्रों बिल्कुल सही है, यानी किसी, अगर हम भारत की बात करें तो भारत की सीमा के अंतर्गत जितना भी उत्पादन होता है वो सब जीडीपी के अंतर्गत ही शामिल होता है। जबकि यहीं पर जीएनपी की अगर हम बात कर लें तो भारतीयों द्वारा, चाहे वो देश में रहकर उत्पादित करें चाहे देश के बाहर रहकर उत्पादित करें, वो जीएनपी कहलाती है। तो दोनों बातें सही हैं, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। संसदीय विशेषाधिकारों में 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई संसद सदस्य मतदान करने या सदन में भाषण के संबंध में रिश्वत लेता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत माना जाता है। 2, भ्रष्टाचार के मामलों में इस निर्णय में संसदीय विशेषाधिकारों की तुलना में सरकार में व्यक्तिगत जवाबदेही और ईमानदारी को अधिक प्राथमिकता दी गई है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो यहां पर जरा देखते हैं। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई संसद सदस्य मतदान करने या सदन में भाषण के संबंध में रिश्वत लेता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत माना जाता है। तो संसदीय विशेषाधिकारों के अंतर्गत माना जाता है, तो ये कथन सही नहीं है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय 2024 के निर्णय ने पूर्व के निर्णय को परिवर्तित किया है, जिसमें सांसदों को वोट के बदले रिश्वत लेने या सदन में भाषण देने जैसे कार्यों में अनुमति प्रदान की गई थी और इस पर बल दिया गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा गलत। दूसरे पे आओ, भ्रष्टाचार के मामलों में इस निर्णय में संसदीय विशेषाधिकारों की तुलना में सरकार में व्यक्तिगत जवाबदेही ईमानदारी अधिक प्राथमिकता दी गई है, ये बात बिल्कुल सही। तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम वस्तुओं सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है। वे आगे की उत्पादित प्रक्रियाओं में इनपुट के रूप में कार्य करते हैं। ये अंतिम उपभोग के लिए निर्दिष्ट हैं। उनमें कच्चा माल शामिल होता है। उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो यहां पर यदि हम बात करें तो कौन सा विकल्प सही है। निम्नलिखित में वस्तुओं का सर्वोत्तम चित्र, वे आगे से उत्पादन प्रक्रियाओं में इनपुट के रूप में कार्य करती हैं। नहीं, ये अंतिम उपभोग के लिए निर्दिष्ट हैं, ये बात बिल्कुल सही है। जो यानी फाइनल गुड्स हम देखते हैं, फाइनल गुड्स की गणना की जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर और देखते हैं क्या कह रहा है 14। निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों के उदाहरण है। आयकर, राजस्व, ऋण के ब्याज में प्राप्तियां, सार्वजनिक क्षेत्र की शेयरों की बिक्री, सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व। तो पूंजीगत प्राप्तियां यानी कैपिटल इनकम, अगर रिसिप्ट्स अगर हम बात करें, कैपिटल इनकम की यहां पर बात की जा रही है। तो कैपिटल इनकम फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं,
जैसे आपने एक घर बनाया और उस घर को आपने रेंट पर दे दिया, तो घर में जो इन्वेस्टमेंट आपने किया है, जो कैपिटल आपने लगाई है, वो एक तरह से आपकी क्या हो गई है, पूंजी हो गई है। और जो इनकम आपको हो रही है उसे हम कैपिटल इनकम के तौर पर गणना करते हैं। यानी ऐसा खर्च जो किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में आपने किया है और बाद में आपको उससे इनकम प्राप्त हो रही है, तो वो आपकी कैपिटल इनकम के तौर पर या कैपिटल रिसिप्ट के तौर पर जानती है। अब यहां पर आप ये देख लीजिए कि सरकार ने कहीं कभी इन्वेस्ट किया होगा और उससे अब उसे इनकम हो रही है, तो वो कैपिटल इनकम होगी। तो आयकर राजस्व, तो आयकर राजस्व, अगर हम इनकम टैक्स के बारे में बात करें तो सरकार जो आय इस वर्ष उसने हमें कराई उस पर वो इनकम पाती है। तो सरकार ने पहले खर्चा किया, उसी पर उसमें इनकम टैक्स लगा लिया, तो ये आपकी पूंजीगत आय नहीं है। दूसरा, ऋण पर ब्याज प्राप्तियां, सरकार ने किसी को ऋण दिया था और आज उससे वो उस पर इंटरेस्ट ले रही है, तो ये कुछ हो सकता है। पहली वाली सरकारें कुछ खर्च कर गई होंगी और आज वो उस पर इंटरेस्ट ले रही हैं, तो यहां पर यदि हम ये बात देखें तो ये बात कुछ हो सकती है। खैर, अगला ऑप्शन देखते हैं, इस पे ही नहीं रुकेंगे कि देखेंगे हमारा अगला ऑप्शन क्या है। सार्वजनिक क्षेत्र के शेयरों की बिक्री। ये आओ जरा, जैसे मान लो सरकार ने कोई कंपनी बनाई और सरकार ने उस कंपनी के शेयरों को बेच दिया है, तो सरकार ने उस कंपनी के शेयरों को बेचा है, यानी सरकार ने अपनी उस कंपनी में हिस्सेदारी बेची है, तो इसका मतलब उसे इनकम हो रही है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये कुछ हद तक क्या है, सही है। सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है, तो सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व, सार्वजनिक सेवाओं से प्राप्त राजस्व ये नहीं। तो एक चीज और यहां पर समझिए, एक और उदाहरण बता दें कि जैसे मान लो सरकार खर्च करती है और सरकार की उस पर जिम्मेदारी या सरकार की उसके प्रति हिस्सेदारी भी क्या हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, तो यहां पर आप देखते हैं तो ऐसा है, तो इसलिए ये सारे ऑप्शन गलत हैं। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा जो है वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15 पर। प्रगतिशील कराधान यानी प्रोग्रेसिव टैक्सेस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन, आय बढ़ने पर कर की दर घट जाती है, ये प्रगतिशील नहीं है। सभी आय स्तरों पर कर की दर स्थिर रहती है, ये भी सही नहीं है। आय बढ़ने पर कर की दर बढ़ जाती है, ये एक प्रोग्रेसिव टैक्स पे रेफरेंस है, यानी ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्या कह रहा है 16, इसे देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक एक रुपया के नोट और सिक्कों को छोड़कर भारत की मुद्रा की नोट जारी करने के लिए जिम्मेदार एकमात्र प्राधिकार है। तो यदि हम यहां पर बात करें आरबीआई के बारे में, जो ये बात की गई है, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि आरबीआई इस पर साइन नहीं करती है, इस पर भारत का फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करता है, यानी वित्त सचिव। तो ये बात बिल्कुल सही है। आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है और उसे उधार भुगतान दोनों कार्य प्रबंधन करता है, ये भी बात सही है। आरबीआई वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वाणिज्यिक बैंकों के विनियमन और पर्यवेक्षण का कार्य करता है, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन डी हमारा यहां पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्या है, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रवाह अवधारणा है। संपत्ति, पूंजी, आय और भूमि। तो राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी प्रवाह अवधारणा है। तो यहां पर यदि हम बात करें प्रवाह अवधारणा कौन सी है, सी ऑप्शन हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है। राजस्व में से व्यय घटाकर, उधार को छोड़कर राजस्व व्यय में से राजस्व प्राप्तियां घटाकर, उधार को छोड़कर कुल बजट, राजकोषीय घाटा यानी फिजिकल डेफिसिट के बारे में यहां पर बात की गई है, केवल राजस्व व्यय। तो जब हमारी आय, तो हमारी व्यय, हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा व्यय आय से अधिक हो जाए तो वो हमारा राजकोषीय, वो हमारा घाटा होता है, और जब राजस्व व्यय राजस्व आय से अधिक हो जाए तो वो राजस्व घाटा कहलाता है। तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा घाटा राजस्व घाटा होगा, तो उधार को छोड़कर कुल बजट व्यय में से कुल बजट प्राप्तियां घटाएं तो प्राप्त होंगी, तो वो घाटा हमारा फिजिकल डेफिसिट यानी राजकोषीय घाटे के तौर पर इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। क्या है 19, इसे देखते हैं।
हाँ, किसी अर्थव्यवस्था में आय के वर्तुल प्रवाह मुख्य रूप से किसके बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? उत्पादन और वितरण, आय और व्यय, आपूर्ति और मांग, सरकार और निजी क्षेत्र। तो यहाँ पर यदि हम बात करें किसी अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह मुख्य रूप से किसके बीच संबंध को प्रदर्शित करता है? तो वो करता है आय और व्यय के बीच वर्तुल संबंध। ठीक है, ठीक। आय और वर्तुल प्रवाह मॉडल अर्थशास्त्र का एक मौलिक अवधारणा है। पहली बात ये भी समझ लीजिए, जो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा, वस्तुओं और सेवाओं के निरंतर आवागमन को दर्शाता है। ठीक है, बात समझे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्या है 20? इसे देखते हैं। आर्थिक दृष्टि से निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। मूल्यह्रास से तात्पर्य पूंजी उपभोग भत्ते से है, जिसके अंतर्गत समय के साथ अचल संपत्तियों में आई टूट फूट का लेखा रखा जाता है। माल सूची उन तैयार वस्तुओं के स्टॉक को दर्शाती है जिसे कोई व्यवसाय भविष्य की बिक्री या उत्पादन आवश्यकताओं के लिए रखता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक, दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात ये सही होगी? तो ऑप्शन सी है, दोनों बातें हमारी यहाँ पर सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय की माप का यानी मेजरमेंट ऑफ इनकम को सटीक वर्णन करता है? तो पहला, गुणक प्रभाव में केवल उपभोक्ता व्यय से सृजित आय को दर्शाता है। बी, निवेश आय दृष्टि राष्ट्रीय आय को प्रभावित नहीं करता है। सी, सीमांत उपभोग प्रवृत्तियां आय गुणक निर्धारित करती हैं। और डी, राष्ट्रीय आय और बचत विपरीत रूप से संबंधित है। तो यहां पर यदि हम बात करें तो सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय गुणक को निर्धारित करती है, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुले बाजार परिचालन के बारे में सही है? इसमें केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा की खरीद और बिक्री शामिल है। बी, मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। सी, एकमात्र उद्देश्य अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना है। और डी, इसमें अर्थव्यवस्था की नई मुद्रा जारी करना शामिल है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मुद्रा आपूर्ति की विनियमित करने की सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री को संदर्भित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला है हमारा 23 पर। क्या है 23? उसे देखते हैं कि जीडीपी अस्फीति कारक पर निम्नलिखित कारकों पर कथनों पर विचार कीजिए। सकल घरेलू उत्पादन में शामिल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। 2, इसकी माप मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके की जाती है। निम्न में से कौन सा सही है? कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं। कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। दोनों सही नहीं है, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। तो यहां पर जरा देखिए, जीडीपी अपस्फीति के बारे में बात की जा रही है। तो जीडीपी अपस्फीति से संबंधित अगर हम इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो कौन सा कथन सही होगा? सकल घरेलू उत्पाद में शामिल वस्तुओं कीमतों परिवर्तन को दर्शाता, बिल्कुल सही है। इसकी माप मौद्रिक जीडीपी की वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके की जाती है। अगर इसकी हम माप के बारे में बात करें, माप के बारे में व्याख्या करें तो ये दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। तो कथन 1 कथन 2 दोनों सही हैं और एक की व्याख्या भी हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्या कह रहा है 24? इसे देखते हैं। रेपो दर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करता है। रेपो दर वृद्धि से सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है तथा इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति के दबाव को नियंत्रित करना होता है। 3, केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने और वित्तीय प्रणाली में तरलता का प्रबंधन करने के लिए रेपो दर में परिवर्तन का उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर बताना है आंसर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करती है। वाणिज्यिक बैंक नहीं, केंद्रीय बैंक प्रदान करती है, ये बात गलत है। रेपो दर में वृद्धि सामान्यतः मुद्रा आपूर्ति को कम करती है, बिल्कुल सही है ये बात। जब बैंक रेट बढ़ जाती है तो हम लोन लेने कम जाते हैं, ये बात सही है। केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने के लिए वित्तीय प्रणाली को तरलता
के लिए रेपो दर में परिवर्तन करती, ये भी बात सही है। तो 2 और 3 यानी बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय आय लेखांकन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रीय आय में बाजार और गैर बाजार दोनों प्रकार के लेन देन को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि सभी मान्यता प्राप्त विधि हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय आय में बाजार और गैर बाजार दोनों प्रकार के लेन देन को ध्यान में रखा जाता है। राष्ट्रीय आय मापने के लिए 3 प्राथमिक विधियां हैं, आय, व्यय और उत्पादन विधि। ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो दूसरी बात हमारी बिल्कुल सही होगी। पहली पे बात करें तो पहला क्या कह रहा है, राष्ट्रीय आय में बाजार और गैर बाजार दोनों प्रकार के। तो राष्ट्रीय आय में वे बाजार अर्थव्यवस्था मात्रात्मक उत्पादन में योगदान नहीं करते और उनमें औपचारिक बाजार मूल्य को अभाव रहता है, अतः गैर बाजार लेन देन जैसे घरेलू लेन देन पर इसमें ध्यान नहीं दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट गलत, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्या है 26? आय का वर्तुल प्रवाह के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए, युग्मों के बारे में बताना है। तो पहला पॉइंट, प्रवाह का प्रकार, मजदूरी का भुगतान। ठीक है, तो यदि हम वास्तविक प्रवाह के बारे में बात करें तो वास्तविक प्रवाह अर्थव्यवस्था में वास्तविक वस्तुओं सेवाओं की आवाजाही से संबंधित है। ठीक है, वास्तविक प्रवाह में मूर्त उत्पादों और सेवाओं के आदान प्रदान शामिल किया जाता है, जबकि मजदूरी का भुगतान ये सही नहीं है। पूंजी प्रवाह में यदि हम बात करें, श्रम और अन्य उत्पादन के बदले किया जाना भुगतान पूंजी उत्पादन है। ठीक है, तो ये है, ये गलत। वित्तीय प्रवाह, एक परिवार द्वारा बॉन्ड में निवेश, ये वित्तीय प्रवाह है, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? केवल एक। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्या है 27? देखते हैं। खुली अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। खुली अर्थव्यवस्था उत्पादन, वित्तीय और श्रम बाजारों के माध्यम से अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अंतः क्रिया करती है। खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा दर अप्रासंगिक होती है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम विचार करें तो कौन सा सही है? तो इसका पहली अर्थव्यवस्था उत्पादन, वित्तीय, श्रम बाजार अर्थव्यवस्था में अंतः क्रिया करती है, ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये बात गलत नहीं है, ये अंतः क्रिया में संबंध करती हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। खुली अर्थव्यवस्था विदेशी मुद्रा पर अप्रासंगिक होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अप्रासंगिक नहीं होती है। ठीक है, विनिमय दर के उतार चढ़ाव आयात निर्यात की कीमत को प्रभावित होती है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्या कह रहा है 28? इसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाती है तो सरकार के बाजार में बजट में घाटा होता है। पूंजीगत व्यय में वृद्धि ही बजट घाटे का एकमात्र कारण है। उपयुक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, जब व्यय प्राप्तियां अधिक हों तो सरकार को बजट में घाटा, सही है। ठीक है, पूंजीगत व्यय में वृद्धि ही बजट घाटे का एकमात्र कारण ये नहीं है, एकमात्र कारण ये नहीं होगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, कथन सी। ठीक है, एक सही दो गलत। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्या कह रहा है 29? उसे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन रोजगार, ब्याज और धन के सामान्य सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन मेनार्ड कीन्स, डेविड रिकार्डो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये जॉन मेनार्ड कीन्स जाने जाते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्या है क्वेश्चन नंबर 30? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य, चाहे वे कहीं भी हों, उसके सकल राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद में विदेश से शुद्ध कारक आय को सम्मिलित कर जीएनपी की गणना की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो ये तीनों बातें बिल्कुल क्या हैं? सही हैं। सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग एडी यानी एग्रीगेट डिमांड के निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। क्या है? उपभोग यानी
कंजम्पशन, निवेश, इन्वेस्टमेंट, सरकारी व्यय यानी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, शुद्ध निर्यात यानी एक्स माइनस एम, ये चारों बातें समग्र मांग को एग्रीगेट करती हैं, यानी ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सकल घरेलू उत्पाद हमेशा नागरिकों के कल्याण को दर्शाता है। उच्च सकल घरेलू उत्पाद बेहतर जीवन स्तर की गारंटी देता है। सकल घरेलू उत्पादन सामाजिक और पर्यावरणीय लागतों पर विचार करता है। सकल घरेलू उत्पाद समग्र कल्याण की तुलना में आर्थिक उत्पादन को प्राथमिकता देता है। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें, ये सारी बातें बिल्कुल में से डी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। क्या है? चालू खाते में निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए। वस्तु निर्यात और आयात, विदेशी निवेश से आय, प्रेषण, उपरोक्त में से कौन से चालू खाते में शामिल हैं? 1 और 2, 1 और 3, 1, 2, 3, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्या कह रहा है 34? निम्नलिखित में से कौन प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर को सटीक वर्णन करता है? विदेशी मुद्रा से जुड़ी विनिमय दर, विदेश केंद्रीय बैंक का हस्तक्षेप नियमित और सुसंगत होता है। विनिमय दर में मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती हैं, जिसमें कभी कभार हस्तक्षेप होता है। स्थिरता के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा मुद्रा दर तय की जाती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती है, ये बात बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। क्या है? केनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केनेसियन मॉडल आर्थिक स्थिरता की समग्र मांग की भूमिका पर बल देता है। कीन्स ने प्रस्तावित किया कि मुद्रास्फीति को समाप्त करने के लिए निम्न सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। ठीक है, निम्नलिखित में से कूटों का सही प्रयोग करके चुनिए। केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला बात सही है, केनेसियन मॉडल, जबकि दूसरा मुद्रास्फीति कम करने सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यक नहीं माना है, यानी बाजार खुद ही कर लेगा। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय गुणक प्रभाव के सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है? यह व्यापार को प्रभावित करने वाले विदेशी मुद्रा परिवर्तनों को दर्शाता है। उपभोक्ता व्यय को समायोजित करके मुद्रास्फीति का आकलन करता है। यह आपूर्ति में भिन्नता के कारण राष्ट्रीय आय में परिवर्तन को दर्शाता है। यह मापन करता है। और सार्वजनिक व्यय कुल आर्थिक उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन राजकोषीय गुणक प्रभाव को सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो मापन करता है कि सार्वजनिक व्यय आर्थिक उत्पादन को किस प्रकार प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। देखते हैं 37। बैंकिंग प्रणाली, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वाणिज्यिक बैंकों को अपनी जमा राशि के एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित मुद्रा के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल बात सही है, ऐसा कहा गया है। इसे CRR कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। आरक्षित अनुपात की आवश्यकता का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता को बढ़ावा देना है, नहीं, इसका उद्देश्य तरलता को कम करना। ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। मुद्रा के प्रकार से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। मुद्रा के प्रकार, उदाहरण फिएट मनी, स्वर्ण सिक्के, लीगल टेंडर, करेंसी नोट, कमोडिटी मनी, चांदी के सिक्के। तो ये मुद्रा के प्रकार आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले फिएट मनी क्या होती है? इस प्रकार की मुद्रा में कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और सरकारी आदेश द्वारा विनिमय के माध्यम के रूप में स्वीकार किया जाता है। करेंसी नोट और सिक्के फिएट मनी के उदाहरण हैं। करेंसी नोट और सिक्के हैं इसके उदाहरण, स्वर्ण सिक्के नहीं है, यानी पहला गलत हो जाएगा। लीगल टेंडर के बारे में बात करें, लीगल टेंडर वह मुद्रा है जिसे कानूनन ऋण के लिए वैध भुगतान की मान्यता दी गई है। ठीक है, ठीक, तो इसमें लीगल टेंडर, करेंसी नोट भी होंगे, ये बात बिल्कुल सही है। कमोडिटी मनी के बारे में यदि हम बात करें, आंतरिक मूल्य होता है जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से
इस व्यापार द्वारा हेतु किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चांदी के सिक्कों को कमोडिटी मनी कहा जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, पहला गलत, दो सही, यानी बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। क्या कह रहा है, विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विकास में केवल आय और सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक विकास के संकेतक शामिल होते हैं। विकास में सामान्यतः सम्मान और सुरक्षा जैसे गैर भौतिक पहलू भी शामिल हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो विकास केवल आय और सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक विकास के संकेतक को शामिल किया जाता है, ये बात बिल्कुल गलत है। विकास की समानता, सम्मान, सुरक्षा जैसे गैर भौतिक पहलू भी शामिल हैं, ये बात सही है, बी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है जरा देखिए। प्राथमिक कपास की खेती, कपास की खेती करना प्राथमिक गतिविधि के तौर पर जाना जाता है। दूसरा, कपास से कपड़े बनाना द्वितीयक होगा। तृतीय, किसानों के बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ये बैंकों का काम है। ये तीनों की तीनों क्या है, बिल्कुल सही कथन हैं। तो जरा देखते हैं कितने, तीनों, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा प्रच्छन्न यानी छुपी हुई बेरोजगारी के तौर का सर्वोत्तम उदाहरण है? पहला, रोजगार जहां लोग अपनी विशेषज्ञता के बाहर कुशल व्यवसायों में कार्य करते हैं। नहीं, ऐसा रोजगार जहां श्रमिकों की कुल संख्या आवश्यक संख्या से अधिक हो। बिल्कुल बात सही है, जैसे एक खेत में काम करने के लिए 2 लोगों की आवश्यकता है, फिर भी पूरा घर लगा हुआ है, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42। स्थिर विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बैंक मुद्रा दर को स्थिर बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है। स्थिर दरें व्यापार में अधिक लचीलेपन की अनुमति देती हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? एक, दो, एक और दो, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो यहाँ पर कथन जो सही हैं वो केवल दूसरा कथन सही है, पहला कथन सही नहीं है। ऑप्शन बी हमारा जो है सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लचीली विनिमय दर की प्रणाली में सर्वोत्तम मुख्य रूप से व्याख्या करता है? विनिमय दर सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है। केंद्रीय बैंक स्थिरता के लिए विनिमय दर तय करता है। विनिमय दर बाजार की मुद्रा की आपूर्ति और मांग से निर्धारित होता है। ये बात बिल्कुल सही है, यही बात है जैसे डॉलर रुपए में जो संबंध है उससे रिलेटेड है। बाह्यताएं संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। क्या है ये जरा देखिए। सकारात्मक बाह्यताएं, शिक्षा के लिए सब्सिडी। सकारात्मक बाह्यताएं वे लाभ हैं जो किसी विशेष गतिविधि के कारण तीसरे पक्ष को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। नकारात्मक बाह्यताएं अगर हम बात करें, वे बाह्यताएं तब उत्पन्न होती हैं जब कोई गतिविधि तीसरे पक्ष की लागत लगाती है और फैक्ट्री प्रदूषण इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है और दूसरों को नुकसान पहुंचाती है, बिल्कुल सही है। शून्य बाह्यताएं वो बाह्यताएं हैं तीसरे पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन सरकारी व्यय आमतौर पर व्यय की प्रकृति के आधार पर सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जैसे बुनियादी ढांचे में सरकारी व्यय आमतौर पर सकारात्मक प्रभाव, जबकि अकुशल व्यय का अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये गलत है, दो सही है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर। क्या है 45? स्टॉक प्रवाह चर में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? स्टॉक चरों से को किसी विशेष समय पर मापा जाता है। प्रवाह चर समय अवधि से स्वतंत्र होते हैं। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, न एक न दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा कथन सही है? केवल एक कथन सही है, दूसरा कथन गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46। आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा एवं ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा के मुख्य रूप से करेंसी नोटों पर और मांग जमा शामिल हैं। मांग जमा को मुद्रा के रूप में माना जाता है क्योंकि इसे किसी भी समय निकाला जा सकता है, यानी ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47। विदेशी व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विदेशी व्यापार उपभोक्ताओं के लिए बाजार विकल्पों का विस्तार करता है। विदेशी व्यापार घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को कम करता है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं?
तो यहाँ पर यदि हम उपरोक्त कथनों में से बारे में बात करें तो केवल पहला कथन सही है जबकि दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समपार्श्विक को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है? यह परिसंपत्तियां जो उधारकर्ता के लिए आय के अतिरिक्त स्रोत बनती हैं, ऋणदाता के पास ऋणदाता द्वारा ऋण चुकाए जाने तक गिरवी रखी गई परिसंपत्तियां हैं। यदि उधारकर्ता ऋण चुकाने में विफल रहता है तो जुर्माने के रूप में भुगतान की जाने वाली राशि अवैतनिक बकाया राशि वसूलने के लिए ऋणदाता की स्वामित्व वाली परिसंपत्तियां। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्या है 49? वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकियां, व्यापार एवं निवेश नीतियों का उदारीकरण, विभिन्न देशों में कुशल श्रमिकों के आवागमन पर प्रतिबंधन। उपरोक्त में से किन कारकों ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें 1 और 2 ये दोनों बातें सही हैं जबकि तीसरी बात गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। COPRA यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध शिकायत दर्ज करने में सक्षम बनाता है। COPRA केवल सरकारी उद्यमों से खरीदे गए सामान पर लागू होता है, तो ऐसा नहीं है, दोनों पर लागू होगा। ये सही जबकि दूसरा गलत, क्योंकि ये केवल सरकारी नहीं दोनों का है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अध्ययनों में प्रयुक्त औसत आय की अवधारणा का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? किसी देश की कुल आय उसकी जनसंख्या में भाग देने से प्राप्त आय, ठीक है। किसी देश की श्रमिक वर्ग की औसत आय, राष्ट्रीय गरीबी रेखा तक पहुंचने के लिए आवश्यक आय, किसी देश में किसी व्यक्ति द्वारा उच्चतम आय। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही होगा तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52। सतत विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतत विकास से तात्पर्य आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक समानता के साथ संतुलित करना है। इसका उद्देश्य भावी की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने में क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये दोनों बातें क्या होंगी? बिल्कुल सही होनी चाहिए, ठीक है। ऑप्शन में जरा देखते हैं क्या आता है। ऑप्शन में दोनों यानी सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मानव पूंजी का सर्वोत्तम वर्णन करता है? भौतिक अवसंरचना विकास के लिए देश में उपलब्ध संसाधन, व्यक्तियों द्वारा अर्जित कौशल, ज्ञान और स्वास्थ्य जो उसकी उत्पादकता में वृद्धि करता है। सार्वजनिक कल्याण के लिए सरकारी संस्थाओं द्वारा सामूहिक प्रबंधित सामूहिक निधि, शहरी क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व आर्थिक समृद्धि में योगदान देता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54। क्या कह रहा है 54? भारत की औद्योगिक नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों वाली मिश्रित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कोर क्षेत्रों के उद्योगों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त कथनों में से अगर हम बात करें दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55। भारत में प्लास्टिक अपशिष्ट के नियमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन अधिसंशोधन नियम 2021 75 माइक्रोन से कम के एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के निर्माण, बिक्री और उपभोग पर प्रतिबंध लगता है। नियमों में विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व EPR को अनिवार्य बनाया गया है, जिससे उत्पादकों को प्लास्टिक अपशिष्ट के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी बनाया जा सकता है। केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना एक ना दो। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी? तो यहाँ पर ये दोनों बातें सही होंगी। ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्या है 56? इसे देखते हैं।
बैटरी अपशिष्ट प्रबंधन संशोधन नियम 2022 द्वारा लक्षित निम्नलिखित कारकों पर विचार कीजिए। प्रयुक्त बैटरियों का संग्रहण और पुनर्चक्रण बैटरी निर्माताओं के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व ईपीआर, ठीक है। लैंडफिल और लिथियम आयरन बैटरियों का निपटान, बैटरी पुनर्चक्रण निर्देशन के लिए मानकीकृत लेबलिंग उपरोक्त कारकों में से कितने नियमों को शामिल किया गया है? तो यदि हम बात करें कौन कौन से नियम शामिल हैं, संग्रहण और पुनर्चक्रण, ठीक है, यानी प्रयुक्त बैटरियों का संग्रहण और पुनर्चक्रण शामिल है, ठीक है। विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व यानी ईपीआर ये भी शामिल है। लैंडफिल में लिथियम आयरन बैटरियों का निपटान, लैंडफिल में निपटान, मानकीकृत लेबलिंग, लेबलों को उपभोक्ताओं के पुनर्चक्रण के प्रोटोकॉल के बारे में जानकारी देना, सुरक्षित निपटान को समर्थन करना, ठीक है। नियम पर्यावरणीय संकटों के कारण लिथियम आयरन खतरनाक बैटरियों को लैंडफिल में निपटान को रोक लगाती है। तो ये निपटान को रोक लगाती है, ये बात गलत है, जबकि ये सही है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन क्रेडिट कार्यक्रम को मुख्य उद्देश्य है जिसे भारत सरकार द्वारा आरंभ किया गया था? पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत करना, हरित भवन निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्रों में सौर ऊर्जा अपनाने को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के लिए कर छूट प्रदान करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही है? पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को लागू करने वाले उद्योगों को पुरस्कृत करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। अंतरराष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA निम्नलिखित में से किस प्रजाति के संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करता है? बिल्लियां, तेंदुए, चीते, बाघ, शेर, हिम तेंदुए, जगुआर, बाघ, चीता, शेर, हाथी, बाघ, केबल बाघ और तेंदुए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ये शेर, हिम तेंदुए, जगुआर बाघ को संरक्षण देता है बिग कैट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59। शून्य बजट प्राकृतिक खेती जीरो बेस्ड नेचुरल फार्मिंग के बारे में कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? ZBNF पद्धतियों में उच्च फसल उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर बल दिया जाता है। ऐसा नहीं है, इस पर बल नहीं दिया जाता है रासायनिक उर्वरकों पर। सरकार द्वारा किसानों की इनपुट लागत कम करके मृदा स्वास्थ्य के सुधार को बढ़ावा दिया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्या कह रहा है 60? इसे देखते हैं। प्रतिनिधि एकाग्रता पथ RCPS निम्नलिखित में किससे संबंधित है? ग्रीन हाउस गैस सांद्रता स्तरों में परिदृश्य कार्बन कैप्चर और भंडार की तकनीकें, जैव विविधता संरक्षण विधियां, स्वच्छ जल के उत्पादन के लिए विलवणीकरण प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी तो ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वाड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्वाड भारत, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया द्वारा हिंद प्रशांत क्षेत्र में मुक्त एवं खुले व्यापार को बढ़ावा देने के लिए संगठित एक रणनीतिक गठबंधन है, ठीक है। क्वाड का उद्देश्य चीन के प्रभाव को संतुलित करने के लिए दक्षिणी चीन सागर में सैन्य उपस्थिति स्थापित करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सी बात सही होगी तो पहला कथन सही है, जबकि दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन ए हमारा सही है। नेक्स्ट, UNDP द्वारा लैंगिक असमानता सूचकांक यानी जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स में निम्नलिखित कथनों में कौन सा आयाम? प्रजनन, स्वास्थ्य, शैक्षणिक उपलब्धि, संसदीय प्रतिनिधित्व, वरिष्ठ पदों पर रोजगार। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पर कौन कौन सी लैंगिक स्वास्थ्य में प्रजनन स्वास्थ्य, शैक्षिक उपलब्धि है, संसदीय प्रतिनिधित्व है, ठीक है, जबकि वरिष्ठ पदों पर रोजगार ये नहीं नापा जाता, ये तीनों नापे जाते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। DRDO द्वारा विकसित की जा रही वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए निर्मित की गई है? लंबी दूरी की हवाई निगरानी, उच्च गति वाली बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना, कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों से बचाव, जल के भीतर खतरों को निष्क्रिय करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी तो ये कम ऊंचाई वाले खतरों, ठीक है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। क्या है 64 उसे देखते हैं।
आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई एकीकृत लोकपाल योजना बैंकिंग, एनबीएफसी और डिजिटल लेन देन के बारे में अलग अलग लोकपाल योजनाओं को दर्शाता ढांचे के तहत एकीकृत करती है। ठीक है, यह योजना ग्राहकों को शिकायत दर्ज करने की अनुमति देती है और यदि विनियमित संस्था द्वारा 60 दिनों तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं किया जाता, इस योजना में 50 करोड़ रुपए या इससे अधिक जमा राशि वाले गैर अनुसूचित प्राथमिक सहकारी बैंकों को शामिल हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सी बात सही होगी, तो यहाँ पर बात सही होगी ऑप्शन सी 1 और 3। ठीक है, दूसरी बात गलत है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। क्या कह रहा है 65? निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक घाटे का सही वर्णन करता है? यह सरकार की कुल उधार आवश्यकताएं नहीं, राजकोषीय घाटे में राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान घटाकर, यही प्राइमरी डेफिसिट है, राजकोषीय घाटे में ब्याज भुगतान को घटाकर। नेक्स्ट 66। क्या कह रहा है 66? इसे देखते हैं। आर्थिक एजेंटों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आर्थिक एजेंटों में उपभोग, उत्पादन और संसाधन आवंटन में शामिल सभी संस्थाएं शामिल हैं, जिसमें परिवार, फर्म और सरकारी निकाय शामिल है। आर्थिक विश्लेषण में बैंकों जैसे वित्तीय संस्थानों को भी निवेश और ऋण प्रवाह को प्रभावित करने में इनकी भूमिका के कारण आर्थिक एजेंट के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो उपरोक्त में से दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 पर। क्या है 67? निम्नलिखित संकेतकों पर विचार कीजिए। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई, थोक मूल्य सूचकांक डब्ल्यूपीआई, जीडीपी, अपस्फीति कारक। उपरोक्त संकेतकों में से कितने मुद्रास्फीति को नापते हैं? केवल 1, केवल 2, सभी 3। तो मुद्रास्फीति को नापने वाले यदि हम कारकों के बारे में बात करें तो ये तीनों मुद्रास्फीति को नापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्या कह रहा है 68? इसे देखते हैं। इसमें बताना है कि कौन सा आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाली गुणात्मक विधियों को उपकरणों में निम्नलिखित में से कौन से युग्म पर विचार कीजिए। ठीक है, तो जरा देखते हैं इसमें हम। नैतिक प्रत्यायन दबाव बैंकों को अपनी ऋण देने की प्रथाओं को समायोजित करने के लिए प्रेरित करना सही है। मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी बिल्कुल सही सुमेलित है। बैंकों द्वारा प्रतिभूतियों को बदले उधार देने वाली राशि को नियंत्रित करना। रेपो दर के बारे में यदि हम बात करें, ब्याज दर को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ये बात गलत है, 2 सही है, बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। मौद्रिक नीति के संदर्भ में निम्न आरबीआई द्वारा उपयोग की जाने वाले उपकरणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। वैधानिक तरलता अनुपात एसएलआर में वृद्धि से वाणिज्यिक ऋण के लिए उपलब्ध धनराशि कम हो जाती है। बैंक दर को कम करने से बैंकों को व्यवसायों और व्यक्तियों के ऋण देने में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन मित्रों बिल्कुल सही हैं, सी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पर। क्या कह रहा है 70? सीपीआई और जीडीपी अपस्फीति कारक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सीपीआई में आयातित वस्तुओं की कीमतें शामिल होती हैं, जबकि जीडीपी में अपस्फीति कारक में उन्हें शामिल नहीं किया जाता है। सीपीआई में वस्तुओं का भार स्थिर रहता है, लेकिन उत्पादन स्तर का आधार पर जीडीपी अपस्फीति कारक में भिन्नता होती है। उपरोक्त कथनों पर में से कौन से सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत एआई मिशन के उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा, कृषि और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में ध्यान करते हुए एक व्यापक राष्ट्रीय एआई बुनियादी ढांचा स्थापित करना है। इस मिशन का तहत निजी कंपनियों को एआई अनुप्रयोगों के विकास में सरकारी एजेंसियों के साथ साझेदारी करने से प्रतिबंधित किया गया है। तो ऐसा तो
सही नहीं है, दूसरा कथन गलत है, पहला कथन सही है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग पहल से निम्नलिखित अनुप्रयोग पर विचार कीजिए। क्या विचार है जरा देखिए। क्रिप्टोग्राफी, सुरक्षित संचार, जलवायु मॉडलिंग, वित्तीय बाजार में पूर्वानुमान, आनुवंशिकी डेटा विश्लेषण। भारत में क्वांटम उपयोग अनुसंधान में उपयुक्त प्रयुक्त में से कितने को सक्रिय रूप से प्राथमिकता दी गई है? तो सक्रिय रूप से प्राथमिकता इन तीनों को दी गई है। कौन कौन तीन है? क्रिप्टो में सुरक्षित और संचार, बिल्कुल सही। जलवायु मॉडलिंग, ये वर्तमान में क्वांटम अनुसंधान में ये प्राथमिक फोकस में नहीं है। वित्तीय बाजार का पूर्वानुमान ये है। आनुवंशिकी डेटा विश्लेषण ये है। तो कितने? तीन हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पर। क्या है 73? जरा इधर देखते हैं। इसरो द्वारा पुष्पक पुनः प्रयोज्य यान रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ARLB छोटे उपग्रहों को पृथ्वी की निम्न कक्षा में ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है और इसका प्रक्षेपण के लिए पुनः उपयोग किया जा सकता है। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। इसका उद्देश्य पुनः प्रयोज्यता को बढ़ाकर उपग्रह परिचालन में समग्र लागत को कम करना है। ये बात बिल्कुल ये भी सही है। इसका उपयोग मुख्य रूप से मंगल ग्रह और अन्य ग्रहों के अंतर्ग्रही मिशनों के लिए किया गया है। नहीं। ठीक है, तो यहां पर यदि हम बात करें तो 1 और 2 ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल तकनीक मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डिजाइन की गई है? एक ही रॉकेट से अनेक संचार उपग्रहों का प्रक्षेपण, एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से कई परमाणु हथियार पहुंचना, पुनः संप्रोज्य रॉकेटों को फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म पर उतारने की अनुमति देना, डीप अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए बहुचरणीय रॉकेट को विकसित करना। तो यहां पर यदि हम बात करें तो एक ही बैलिस्टिक मिसाइल से कई परमाणु हथियारों को पहुंचाना, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। भारत में एंड टू एंड क्वांटम संचार लिंक की स्थापना क्यों महत्वपूर्ण है? क्वांटम उपग्रह इमेजरी में सुधार, क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित सरकारी संचार सक्षम करना, पुनः प्रयोज्य क्वांटम कंप्यूटिंग हार्डवेयर विकसित करना, सार्वजनिक उपयोग के लिए इंटरनेट की गति को बढ़ाना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा सही है? क्वांटम क्रिप्टोग्राफी का उपयोग करके सुरक्षित सरकारी संचार सक्षम करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्या है 76? इसको देखते हैं। सबमरीन केबल सिस्टम SMC निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए महत्वपूर्ण है? देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी सक्षम करना, जल के अंदर भूगर्भिक गतिविधियों की निगरानी करना, समुद्री धाराओं से नवीकरणीय ऊर्जा उत्पन्न करना, समुद्री जैव विविधता अध्ययन को आयोजित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो देशों के बीच हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी करना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। परमाणु प्रौद्योगिकी में फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को महत्वपूर्ण क्यों माना जाता है? केवल यूरेनियम 235 से ऊर्जा का उत्पादन, वो जितना उपभोग करते हैं उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में कार्य करना, रेडियोधर्मी अपशिष्ट को पूरी तरह से समाप्त करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो जितना वे उपयोग करते हैं उससे अधिक विखंडनीय पदार्थ उत्पन्न करते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। क्या है? कथन 1, यह प्रणाली वाहनों को रोके बिना टोल एकत्रित करने के लिए ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS और रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन RFID तकनीकों का उपयोग करती हैं। ठीक है, यह प्रणाली प्रमुख राजमार्गों पर यातायात करने की भीड़ प्रणाली राजमार्गों को यातायात ईंधन की खपत को कम करने के लिए निर्मित की गई है। उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं? तो ये दोनों कथन बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पर। क्या है 79? उसे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और बताना है।
समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों को व्यक्तिगत मामलों को नियंत्रित करने वाले धर्मनिरपेक्ष कानूनों को एक समुच्चय में स्थापित करना है। दूसरा, भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक तत्वों द्वारा समान नागरिक संहिता का कार्यान्वयन अनिवार्य किया गया है। उपरोक्त कथनों में से निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन से कथन सही हैं, तो ये कथन हैं आपके कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ठीक है ठीक है, और ये व्याख्या नहीं कर रहा है, बस इतना है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। एक राष्ट्र एक चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन पहल के संदर्भ में लोकसभा और राज्य विधानसभा का चुनाव एक साथ, बिल्कुल सही। एक सामान्य मतदाता सूची का कार्यान्वयन, ठीक है, ठीक, ये बात तो सही लग रही है। दूसरी, स्थानीय निकाय चुनावों में राष्ट्रीय चुनावों के साथ समन्वय, ये नहीं, तो ये दोनों सही हैं, ऑप्शन बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमसीसी को वैधानिक समर्थन प्राप्त होता है। मतदान समाप्ति से 48 घंटे पहले सार्वजनिक सभाओं एवं रैलियां प्रतिबंधित हो जाती हैं। आदर्श आचार संहिता चुनावों के लिए सरकारी मशीनरी का उपयोग को प्रतिबंधित करती है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें वैधानिक समर्थन प्राप्त है, बिल्कुल गलत, ऑप्शन बी हमारा सही है, क्योंकि 2 और 3 बातें सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है 82 पर, क्या कह रहा है 82, उसे देखते हैं। नागरिक संशोधन अधिनियम CAA, ठीक है, 2019 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार करना है, देखिए। यह अधिनियम पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के 6 धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता प्रदान करता है। सही तो है ये, बिल्कुल, यह भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आने वाली दायरों से बाहर रखता है। दोनों बातें बिल्कुल सही हैं, ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ग्रीन हाइड्रोजन को समर्थन सर्वोत्तम वर्णन है? कार्बन कैप्चर के बिना जीवाश्म ईंधन से उत्पादित हाइड्रोजन उत्पादन, परमाणु ऊर्जा को उपभोग करके हाइड्रोजन का उत्पादन, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से उत्पन्न हाइड्रोजन, अवायवीय पाचन के माध्यम से बायोमास से हाइड्रोजन का निष्कर्षण। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत मैंग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट का संस्थापक सदस्य है। इस गठबंधन का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन का सामना करने के लिए मैंग्रोव को संरक्षित और पुनर्स्थापित करना है। यह पहल संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा आरंभ की गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये कथन दूसरा सही है, जबकि पहला और तीसरा क्या है, गलत है। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि पहला कथन जो है वो सही है। ठीक है, पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत है, तो ऑप्शन ए हमारा ये सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पर। क्या है 85? निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुद्र तटों के लिए ब्लू फ्लैग प्रमाणन के सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप वाले समुद्र तटों को दी गई मान्यता कुछ पर्यावरणीय सुरक्षा मानकों को पूरा करने वाले समुद्र तटों को प्रदान किए जाने वाले इको प्रमाणन, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए नामित समुद्र तटों के लिए प्रमाणन, संरक्षित समुद्री जैव विविधता के लिए यूनेस्को की मान्यता। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका लक्ष्य 2024 तक पार्टिकुलेट मैटर सांद्रता को 20% से 30% कमी लाना। इसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय निकायों के बीच सहयोगात्मक प्रयास शामिल है। इस कार्यक्रम में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए निवारक, सुधारात्मक दोनों प्रकार की कार्रवाई शामिल है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें ये तीनों बातें बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिशन कर्मयोगी का सर्वोत्तम रूप से वर्णन करता है? ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार क्षमता बढ़ाने का मिशन, युवाओं के लिए कुशल विकास पहल, सरकारी कर्मचारियों के लिए क्षमता निर्माण पहल, सार्वजनिक स्वास्थ्य जागरूकता अभियान। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा कथन सही होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा। अटल भूजल योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
पहला, इसका उद्देश्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। इसका वित्त पोषण भारत सरकार के विश्व बैंक द्वारा किया जाता है। ये विशेष रूप से शहरी क्षेत्रों का लक्ष्य करता है। तो यहाँ का अगर हम बात करें तो ऑप्शन में कौन सी बात सही है, तो ये शहरी नहीं, ये ग्रामीण क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, तो पहला और दूसरा कथन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 पर। एस.आर. बोम्मई ने राष्ट्रपति शासन लागू के न्यायिक समीक्षा के अधीन लाकर अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग तक सीमित कर दिया है। निर्णय में यह स्थापित किया गया है कि राष्ट्रपति शासन केवल बाह्य आक्रमण और या आंतरिक अशांति की स्थिति में लगाया जा सकता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो यहाँ पर यदि हम बात करें उपरोक्त में से कौनों कथन हमारा दूसरा गलत, पहला सही, ऑप्शन ए सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। भारत में नगरीय निकाय चुनाव निम्नलिखित में से किस प्रावधान द्वारा शामिल होते हैं? भारतीय संविधान के भाग 9A, अनुच्छेद 324 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो 9A के अंतर्गत ऐसा होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण HCES मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए डेटा एकत्रित करता है? विभिन्न क्षेत्रों में घरेलू आय वितरण का आकलन करना, वस्तुओं और सेवाओं पर घरेलू व्यय पैटर्न का विश्लेषण करना, रोजगार और रुझान के लिए कार्यबल भागीदारी दरों को ट्रैक करने के लिए। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92 पर। क्या है 92? भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां PACS की भूमिका निभाती हैं। कृषि अवसंरचना में दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराना, किसानों में मौसमी आवश्यकताओं के लिए अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराना, ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण और योजनाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि व्यापार का मूल्य निर्धारण विनियमित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें, ठीक है, ग्रामीण परिवारों के लिए प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो किसानों को मौसमी आवश्यकताओं के लिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड स्टैक की प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सरकार द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उभरती प्रतियोगिताओं में व्यक्तियों को कुशल बनाना, निजी कौशल विकास केंद्रों के लिए नियामक ढांचा प्रदान करना, विभिन्न क्षेत्रों में कौशल स्किलिंग के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाना, विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों के लिए डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम लागू करना। तो यहाँ पर बात करें तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94 पर। क्या कह रहा है 94? उसे देखते हैं। भारत में वित्तीय हस्तांतरण संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? भारतीय वित्तीय हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला, अनुच्छेद 270 अनुच्छेद राज्य और केंद्र राजस्व विभाजन की रूपरेखा को प्रस्तुत करता है। 15वें वित्त आयोग में 41% हस्तांतरण की बात है। ठीक है, राज्य अपने शेयर आवंटन को स्वतंत्र रूप कर सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो पहला दूसरा सही, तीसरा नहीं, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 पर। क्या है 95? निम्नलिखित में से कौन सा कथन नीति आयोग द्वारा शुरू की गई वोकल फॉर लोकल की पहल का सर्वोत्तम वर्णन करता है? देखें जरा। पहला, उच्च तकनीकी वाली वस्तुओं घरेलू निर्माण को बढ़ावा देना, नहीं। भारतीय लघु एवं मध्यम उद्योगों के लिए बाजार की पहुंच सृजित करना, आयातित वस्तुओं को शुल्क कम करना, भारतीय अर्थव्यवस्था में निर्यात को स्थापित करना। तो सबसे सटीक बी ऑप्शन है, भारतीय लघु उद्योगों को मजबूत करना। नेक्स्ट है 96। निम्न राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA आरंभ की गई आपराधिक मामला प्रबंधन के संदर्भ में CCMS संपूर्ण भारत में आतंकवाद और संगठित अपराध से संबंधित आपराधिक की जांच डिजिटल रूप से सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने के लिए डिजाइन किया गया। इनका मुख्य उद्देश्य कानूनन प्रवर्तन गतिविधियों को केंद्रीकृत करना और अंतर एजेंसियों सहयोग के लिए जांच संबंधी डेटा
पहुंच सीमित करना है। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो कौन सा ऑप्शन सही है, केवल एक सही है, दूसरा गलत, ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? निर्यात बाजार के लिए इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण को बढ़ावा देना, विशेष रूप से ईवी बुनियादी ढांचे के लिए सब्सिडी, सार्वजनिक निजी क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने प्रोत्साहित करना, प्रमुख शहरों में विशेष ईवी जोन स्थापित करना। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98, ठीक है मित्रों। तो बॉन्ड और ट्रेजरी बिल, शून्य कूपन बॉन्ड, नकद प्रबंधन, परिपक्व 91 दिन की अवधि, दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियां, केवल अस्थायी ब्याज, राज्य विकास ऋण, केवल केंद्र सरकार द्वारा जारी। तो यहाँ पर यदि हम बात करें कौन सा ऑप्शन सही है, तो दो बातें सही हैं, ठीक है। कौन कौन सी? ट्रेजरी बिल सही है, ठीक है, नगद प्रबंधन सही है, दिनांकित केवल अस्थायी ब्याज दर गलत है, राज्य ऋण के बारे में यदि हम बात करें तो ये भी गलत है, तो केवल दो यानी ए ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99, भारत में बॉन्ड यील्ड प्रबंधन संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार है? पहला, रिजर्व बैंक बॉन्ड यील्ड को नियंत्रित करने के लिए, तरलता प्रबंधन करने के लिए खुले बाजार OMOS का उपयोग करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी, जब रिजर्व बैंक सरकारी प्रतिभूतियों विक्रय करता है तो उसका बॉन्ड यील्ड को कम हो जाता है, तो ये कथन क्या है? गलत है, कम नहीं हो जाता है। अगला, रिजर्व बैंक यील्ड को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए OMO को रेपो दर का समायोजन करता है, ये सही है। तो एक और तीन बी ऑप्शन में है, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का 100, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण NSSO द्वारा आयोजित शाब्दिक श्रम बल सर्वेक्षण PLFS को सटीक वर्णन करता है? 15 वर्ष की आयु, उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के बीच उनकी शिक्षा के स्तर को आधार पर बेरोजगारी दर का आकलन करना, श्रम भागीदारी बल श्रमिक अनुपात के बारे में जानकारी करना, और डेटा केवल शहरी बेरोजगारी गतिविधियों और विशेष रूप से संगठित। तो इसका सबसे सटीक आंसर बी में दिया गया है। तो मित्रों, इस तरह आज हम लोगों ने दृष्टि IAS संस्थान का GS का पेपर संख्या 3 सॉल्व की है, और ये फर्स्ट पेपर है। तो अब तक हम लोग 4 पेपर सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है, और शीघ्र ही सारे पेपर अपलोड कर दिए जाएंगे, और जल्द ही हम विजन और संस्कृति का भी शुरू करने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, और सारी परीक्षाओं के संस्थानों के पेपर आपको यहीं मिलेंगे। तो कीप स्टे एंड वॉच आवर चैनल केयरफुली। थैंक यू। जय हिंद।